हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। चुनाव परिणाम आने के बाद यूपी में लागू आदर्श आचार संहिता समाप्त। होली में इन शहरों में चलेंगी स्पेशल बसें। 15 से 21 मार्च तक होगा संचालन। बच्चों का कोर्स अधूरा, परीक्षा तिथि हुई घोषित। सपा को मिले सबसे ज़्यादा पोस्टल मत। सपा का पुरानी पेंशन लागू करने का वादा क्यों नहीं दिखा पाया जादू, जानिए वजह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सीएम योगी से की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग। दो लोगों के खिलाफ शिक्षकों का वेतन हड़पने की रिपोर्ट, जाने क्या है मामला। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन है यूट्यूब चैनल पर। चुनाव परिणाम आने के बाद यूपी में लागू आदर्श आचार संहिता समाप्त। विधानसभा चुनाव के कारण लागू आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो गई है। यह 8 जनवरी 2022 से लागू थी। हालांकि आदर्श चुनाव आचार संहिता उन जिलों में लागू रहेगी जहां विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक चुनाव होने वाले हैं। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्रों में द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में आयोग के 28 जनवरी 2022 के पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता के उपबंध लागू रहेंगे। प्रदेश में 35 स्थानीय चुनाव क्षेत्रों की 36 विधानसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव होने वाले हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 7 मार्च को समाप्त हो चुका है। मथुरा, एटा, मैनपुरी स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में 2 सीटें हैं जिसके लिए अलग अलग चुनाव होंगे। पहले ये चुनाव मार्च में ही होने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण इसे टाल दिया गया था। होली में इन शहरों में चलेंगी स्पेशल बसें। 15 से 21 मार्च तक होगा संचालन। लखनऊ, होली पर घर पहुंचने के लिए जो लोग अभी तक ट्रेनों में सीट की बुकिंग नहीं करा सके हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिवहन निगम होली पर 15 से 21 मार्च तक 8 दिवसीय अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। तब तक चुनाव में गई सभी बसें भी यात्रियों की सुविधा के लिए वापस भी लौट आएंगी। लखनऊ से अतिरिक्त बसों का संचालन आलमबाग, चारबाग, कैसरबाग और अवध बस स्टेशन से होगा। आलमबाग और कैसरबाग से दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब के लिए अतिरिक्त एसी बसें चलेंगी। प्रधान प्रबंधक ने बताया कि अभी रूटीन में संचालित होने वाली एसी बसों में ऑनलाइन सीटों की बुकिंग शुरू हो गई है। 8 दिनों तक ड्राइवर कंडक्टरों की छुट्टी निरस्त। 8 दिवसीय होली स्पेशल बसों के संचालन के दौरान चालकों परिचालकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। बस संचालन से जुड़े सभी ड्राइवर कंडक्टर से लेकर कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। इसके लिए 14 मार्च तक निगम मुख्यालय पर आयोजित समीक्षा बैठक में निर्णय लिया जाएगा। आलमबाग से गोरखपुर नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू। होली पर यात्रियों के लिए आलमबाग बस टर्मिनल से गोरखपुर के बीच पवन हंस की नॉन स्टॉप एसी बस सेवा शुक्रवार से शुरू हो गई है। इस बस से सफर करने वाले यात्रियों को 792 रुपये किराया देना होगा। बसों की समय सारणी आलमबाग से प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे चलकर अवध बस स्टेशन होते हुए गोरखपुर जाएगी। गोरखपुर से वापसी में शाम 5 बजे चलकर आलमबाग रात 11 बजे पहुंचेगी। प्रतापगढ़ बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बच्चों का कोर्स भले ही पूरा नहीं हुआ है, मगर उनकी परीक्षा मार्च माह में कराकर 31 मार्च को अंक पत्र भी वितरित कर दिए जाएंगे। विभाग ने 22 से 27 मार्च के बीच परीक्षा कराने के लिए कहा है। कोरोना संक्रमण के चलते कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षाएं 2 साल से नहीं हो रही थी। चालू शिक्षा सत्र में अधिकांश समय स्कूलों के बंद रहने से पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। 15 अक्टूबर को जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूल खुले। दिसंबर माह में कोरोना संक्रमण बढ़ने से एक बार फिर स्कूलों को बंद कर दिया गया। पूरे जनवरी माह तक स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। 3 फरवरी से स्कूलों के खुलने पर पढ़ाई शुरू हुई, मगर इस बीच विधानसभा चुनाव कार्यक्रम जारी होने से शिक्षकों की व्यस्तता के कारण पढ़ाई बाधित रही। अब बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं 22 से 27 मार्च के बीच कराने के लिए कहा है। 28 से 30 मार्च तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा और 31 मार्च को बच्चों के हाथ में अंक पत्र आ जाएंगे। लखनऊ, 9 विधानसभाओं की मतगणना के बाद पोस्टल मतों की तस्वीर भी स्पष्ट हो गई। हार के बावजूद समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक पोस्टल बैलेट मिले। 9 में से 7 सीटें जीतने के बावजूद पोस्टल बैलेट हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। चुनावी घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कही थी, जिसका तमाम कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया था। चुनाव में सपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया था। चुनाव के नतीजे तो उसके पक्ष में नहीं दिखे, लेकिन लखनऊ में जहां बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट पड़े वहां उनका समर्थन सपा की ओर दिख रहा है। हालांकि सपा के बाद पोस्टल बैलेट मिलने के मामले में भाजपा दूसरे नंबर पर रही। लखनऊ में कुल 10,771 पोस्टल बैलेट थे, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 5,350 मत हासिल किए। 9 में से 7 सीट जीतने वाली भाजपा को 4,634 वोट मिले। पुरानी पेंशन योजना की वकालत का फायदा बसपा को ही मिला और सूपड़ा साफ होने के बावजूद पार्टी को 1,000 से अधिक पोस्टल बैलेट मिले। चुनाव में लगातार जनाधार होती जा रही कांग्रेस के खाते में महज 200 के करीब ही पोस्टल बैलेट आए। लखनऊ की 9 सीटों के लिए हुई मतगणना के बाद भाजपा के खाते में 9 में से 7 सीटें आई, सपा को 2 सीटें मिले। कहाँ कितने पोस्टल बैलेट मिले, कहाँ कितने पोस्टल बैलेट मिले? वोट भाजपा, सपा और बसपा। मध्य में जो है 357, 330 और बसपा को 57। पश्चिम में भाजपा 547, सपा 667
और बसपा 96। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कहाँ कहाँ पर कितने जो है मत मिले। कुल 10,771 डाक मतों में से सपा को मिले 5,350 वोट। सपा ने की थी पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा। कुल मत 10,771, सपा 5,350, भाजपा 4,643, बसपा 1,005, कांग्रेस 224। लखनऊ सपा ने कर्मचारियों को लुभाने के लिए पुरानी पेंशन लागू करने का वादा कर बड़ा दांव खेला। अप्रैल वर्ष 2005 के बाद भारतीय शिक्षकों और कर्मियों की इस मुद्दे को हवा देने में विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्मचारी संगठनों ने भी इस मुद्दे को उछालने में पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ ने इस मांग को जायज़ नहीं बताया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जीएन तिवारी इसका विरोध कर कर्मचारियों के निशाने पर भी आ गए, लेकिन चुनाव पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। कर्मचारी नेता जेएन तिवारी कहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू करने के लिए केंद्र से मंजूरी जरूरी है। सिर्फ यहाँ इस वादे को कर विपक्षी दल कर्मियों को गुमराह करने की कोशिश में जुट रहे। 3.75 लाख वोट पोस्टल बैलेट के माध्यम से पड़े। जिस तरह भाजपा ने शुरुआत से ही विजय बढ़त बनाई, उससे साफ है कि कर्मचारियों का भी वोट इस पार्टी को मिला। उधर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि बंगाल के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लागू कर दिया। दूसरी राज्य सरकारें भी मंथन कर रही हैं। पूरे देश में बड़ा आंदोलन चल रहा है, यह मुद्दा खत्म नहीं होगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने के महामंत्री अतुल मिश्रा कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा बनने जा रही भाजपा सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी हल खोजेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, नई सरकार के गठन की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के 18वें विधानसभा के लिए हुए चुनाव में प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की अंतिम बैठक कर 17वीं विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया और राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नई सरकार के गठन तक शासन की व्यवस्था का जिम्मा सौंपा है। भाजपा को 2017 के विधानसभा चुनाव में मिले पूर्ण बहुमत के बाद 19 मार्च 2017 को सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण किया था। 17वीं विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और भाजपा ने फिर पूर्ण बहुमत का जनादेश पाया है। नियमानुसार सीएम योगी ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट की अंतिम बैठक बुलाकर मौजूदा विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद वह शाम को राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को प्रस्ताव सहित अपना त्यागपत्र सौंप दिया। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला, भारत निर्वाचन आयोग के सचिव अजय कुमार और अन्य अधिकारियों ने भी राज्यपाल से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के संपन्न हो जाने के बाद शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 73 के तहत प्रदेश की नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना और सभी 403 निर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपी। आयोग के निर्देशानुसार नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद लागू आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाती है। राज्यपाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए बधाई दी। लखनऊ कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांगा है कि वो पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कराएं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जीएन तिवारी ने सीएम को पत्र लिखकर यह मांग की। उन्होंने फिर से भाजपा सरकार बनाने में बधाई दी और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया है। जीएन तिवारी का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना डबल इंजन सरकार में ही बहाल हो सकती है। यूपी और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार है और अगर वह चाहे तो इसे लागू किया जा सकता है। पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन स्कीम लागू करने के लिए पेंशन नियामक केंद्र सरकार ने ही बनाया है। कोई राज्य सरकार अपने स्तर पर इसे लागू नहीं कर सकती क्योंकि इसमें कई पेच हैं। जैसे अब तक जो कटौती हुई उसका क्या होगा, जो रकम शेयर मार्केट में लग चुकी है वह कैसे वापस मिलेगी। ऐसे में केंद्र की मंजूरी से ही असंभव है। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी संगठनों ने एक पार्टी के पक्ष में कर्मियों को बेवजह बरगलाया। कर्मचारियों को कोई दोष नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर भेंट की और विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। विद्यालय के कर्मचारी कार्यकारिणी अध्यक्ष और उसके बेटे ने मिलकर शिक्षकों का वेतन हड़प लिया। दोनों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जमुआ गांव निवासी शंकर सिंह संकटा प्रसाद शिक्षा सदन प्रबंध समिति के प्रबंधक है। आरोप है कि कार्यकारिणी अध्यक्ष जय बहादुर सिंह ने उनकी अनुमति के बगैर अपने बेटे दिनेश सिंह को विद्यालय में बतौर कर्मचारी नियुक्त कर लिया। वित्तीय व्यवस्था भी दिनेश देखने लगा। 24 मार्च 2021 को जय बहादुर सिंह उनके पास आए। शिक्षकों की वेतन बांटने के लिए रुपए मांगे। जय बहादुर सिंह के कहने पर दिनेश को 2,43,200 रुपये की चेक दी। यहाँ कुछ दिन बाद शिक्षक उनके पास आए और भुगतान न होने की शिकायत की। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।